हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में थर्ड यूनिट चल रही है और इसमें हम फोटो केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे थे और आज इसका कंक्लूडिंग लेसन है। तो कुछ टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्रतिदीप्ति व स्फुरदीप्ति में अंतर या कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति में देखिए, नंबर एक तो यही अंतर, इस अवस्था में अणु का संक्रमण S1 से S0 में होता है। इन दिस प्रोसेस द मॉलिक्यूल अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम S1 टू S0 स्टेट, प्रतिदीप्ति के लिए। स्फुरदीप्ति के लिए इस प्रक्रिया में अणु का संक्रमण T1 से S0 में होता है। इन दिस प्रोसेस द मॉलिक्यूल अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम T1 टू S0 स्टेट। यहाँ पे बता देते हैं कि T1 ट्रिपलेट स्टेट थी और S0 S1 वगैरह वगैरह ये सिंगलेट स्टेट थी। S0 का मतलब है सिंगलेट लेकिन ग्राउंड स्टेट का सिंगलेट, और S1 का मतलब है सिंगलेट लेकिन एक्साइटेड स्टेट का। दूसरा आप देख सकते हैं, प्रतिदीप्ति के लिए यह प्रक्रिया प्रकाश अवशोषण के तुरंत बाद हो जाती है। फ्लोरेसेंस अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, जबकि स्फुरदीप्ति में इस प्रक्रिया को होने में कुछ समय लगता है। दिस प्रोसेस टेक्स सम टाइम टू अकर। तीसरा जो अंतर है, स्रोत के हटाने पर यह प्रक्रिया तुरंत समाप्त हो जाती है। कौन? फ्लोरेसेंस, प्रतिदीप्ति। दिस फिनोमिना स्टॉप्स इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ द सोर्स, जबकि स्फुरदीप्ति में स्रोत के हटाने के पश्चात भी यह प्रक्रिया चलती रहती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द सोर्स हैज़ बीन रिमूव्ड। और चौथा, इस प्रक्रिया का प्रायोगिक अध्ययन सरल है। ये इट इज़ सिंपल टू गेट स्टडीड, इट इज़ सिंपल टू स्टडी प्रतिदीप्ति, जबकि स्फुरदीप्ति इसका प्रायोगिक अध्ययन कठिन होता है। तो फॉस्फोरेसेंस इज डिफिकल्ट टू स्टडी। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि कुछ प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का ताप गुणांक इकाई नहीं होता, इसकी व्याख्या कीजिए। सम फोटोकेमिकल रिएक्शंस डू नॉट हैव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ 1, एक्सप्लेन। ये सवाल इसलिए उठा है कि शुरू में ही हमने जब फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन की अंतर डिस्कस करी थी तो कहा था कि ज़्यादातर फोटोकेमिकल रिएक्शंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट 1 होता है, लेकिन जिनका नहीं होता तो क्यों नहीं होता ये समझाइए। तो उसका कारण सिंपल है कि प्रकाश का अवशोषण केवल प्राथमिक पद में ही होता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन अकर्स ओनली इन द प्राइमरी स्टेप, जबकि द्वितीयक पद तापीय होते हैं। बट द सेकेंडरी स्टेप्स आर थर्मल स्टेप्स। अतः यदि कोई प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कई पदों में संपन्न होती है, सो इफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मैनी स्टेप्स, तो इस अभिक्रिया का वेग या दर ताप पर निर्भर नहीं करती। देन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ताप पर निर्भर करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और जब ताप पर निर्भर करेगा रेट, तो ताप गुणांक इकाई से भिन्न प्राप्त होगा। एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिफरेंट फ्रॉम 1। देखिए, इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो अदर स्टेप्स जो हुए हैं, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन तो तभी संपन्न हुई जब कई सारे स्टेप पूरे होंगे। तो पहले स्टेप में तो फोटोन अवशोषण हुआ, लेकिन बाद वाले में कोई फोटोन का अवशोषण हुआ नहीं, वो तो टेम्परेचर से कंट्रोल्ड थे। इसलिए जो ओवरऑल क्वांटम लब्धि है, ओवरऑल जो अभिक्रिया का जो दर है, वो ताप बढ़ने पर बढ़ जाएगी और टेम्परेचर कोएफिशिएंट इकाई से अलग मिलेगा। तो कुछ परिभाषाएं, प्रेरण काल, किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का प्रेरण काल वह समय है जिस समय में प्रकाश अवशोषण के पश्चात भी अभिक्रिया दर 0 या बहुत कम होती है। इंडक्शन पीरियड बोलते हैं इसे। सो इंडक्शन पीरियड ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन इज द टाइम which is required by the reaction to take place या to initiate even after absorption of
द रेडिएशन, क्योंकि क्या होता है कि रेडिएशन या विकिरण के अवशोषण के तुरंत बाद से अभिक्रिया नहीं हो पाती, थोड़ा टाइम लगता है। तो जितना टाइम लगता है उसे शुरू होने में, वो इंडक्शन पीरियड या प्रेरण काल होती है। उसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर यहाँ पर समय ले रखा है और वाई एक्सिस पर उत्पाद की मात्रा है। तो हम देखते हैं कि ये जो टाइम टी है शुरुआत से यहाँ तक अब कोई उत्पाद अक्सर नहीं बना है, लगभग शून्य है। तो इस टाइम को हम इंडक्शन पीरियड बोल देंगे। अब कुछ अभिक्रियाओं की, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि डिस्कस की गई है। H2+Cl2 टू गिव HCl। तो यह एक श्रृंखला अभिक्रिया जो निम्न पदों में संपन्न होती है। इसकी केवल क्रियाविधि है आपके लिए, डेरिवेशन नहीं है कोर्स में। तो H2+Cl2 टू गिव HCl। तो पहला पद है Cl2 का डिसोसिएशन हो गया 2 क्लोरीन एटम में या फ्री रेडिकल में। इट इज कॉल्ड चेन इनिशिएशन स्टेप, श्रृंखला समारंभ पद। ये इस पद में क्लोरीन अणु वियोजित होकर मुक्त मूलक बनाते हैं। जो दूसरा है श्रृंखला संचरण पद, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। इस पद में इस प्रक्रिया में प्रथम पद द्वारा बना मुक्त मूलक अन्य अभिकारक अणु से टकराकर उत्पाद बनाता है तथा एक अन्य मुक्त मूलक भी बनता है जो अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है। इन दिस प्रोसेस द free radical obtained in first step collides with another molecule and generates another free radical which carries forward the reaction। जैसे क्लोरीन मुक्त मूलक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा, HCl बना दिया और हाइड्रोजन मुक्त मूलक बना। हाइड्रोजन मुक्त मूलक प्लस क्लोरीन टू गिव HCl और क्लोरीन मुक्त मूलक। इस तरह से मुक्त मूलक भी बन रहे हैं जो आगे अभिक्रिया को बढ़ा रहे हैं, प्लस उत्पाद भी बन रहा है हर स्टेप में, HCl के रूप में उत्पाद बन रहा है। तो दिस इज कॉल्ड चेन प्रोपेगेशन स्टेप। और थर्ड है चेन टर्मिनेशन स्टेप, श्रृंखला समापन पद। तो इस पद में जैसे नाम से पता लगा समापन हो जाएगा अभिक्रिया का। इस पद में मुक्त मूलक परस्पर जुड़कर सामान्य अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, चाहे किसी भी मैकेनिज्म से हो। सो इन दिस स्टेप the free radical combine together to form the reactant molecules back। जैसे क्लोरीन के परमाणु दीवारों से टकरा करके Cl2 बना देंगे या इस तरह से अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। इस अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता अत्यधिक होती है, 10 की पावर 5 से 10 की पावर 6 तक होती है। इसका कारण है कि श्रृंखला संचरण पद की सक्रियण ऊर्जा बहुत कम है। हाँ भाई, इसकी जो क्वांटम लब्धि 10 की पावर 6 इसलिए है, बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो संचरण पद है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप है, इसकी जो सक्रियण ऊर्जा आप जानते होंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम होती है। अतः क्वांटम लब्धि भी इसकी बढ़ जाती है। सो द क्वांटम यील्ड इंक्रीजेस, क्योंकि ये जो संचरण पद है, ये वाला सेकेंड स्टेप, ये बड़ी आसानी से हो जाता है। इसी की तरह की एक और अभिक्रिया है H2+Br2 टू गिव HBr। ये इस अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि 0.01 है। देखिए लगभग Cl2 की वजह Br2 ही आ गया है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन क्वांटम लब्धि जो पहले 10 की पावर 5 तक थी, 1 लाख तक थी, वो 1/100 हो गई है, 1/100.01। तो इसका आंसर आपको यदि इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो समझ में आ सकता है। इसकी मैकेनिज्म इस प्रकार से है। पहला पद है श्रृंखला समारंभ पद, चेन इनिशिएशन स्टेप। इसमें Br2 मॉलिक्यूल ब्रोमीन एटम में टूटा, उसी तरह से जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl एटम में टूटा था। संचरण पद भी उसी तरह से है, Br+H2 टू गिव HBr+H एंड H+Br2 टू गिव HBr+Br। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे Cl और H2 किया था। लेकिन यहाँ पर एक पद और आ जाता है, श्रृंखला मंदन पद, चेन इनहिबिशन स्टेप। तो इस पद में मुक्त मूलक उत्पादों के साथ जुड़कर अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं। इन दिस स्टेप द फ्री रेडिकल्स कंबाइन विद प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स एंड
द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज्ड। जैसे एक फ्री रेडिकल H है और HBr के साथ अभिक्रिया करके H2 प्लस Br बना दिया, तो इसने क्या है, किसको कंज्यूम किया है, इस H मुक्त मूलक ने प्रोडक्ट HBr को कंज्यूम किया और H2 बना दिया। अब स्लो हुआ है लेकिन रुका नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन मुक्त मूलक अभी भी इसमें आपको उत्पाद के रूप में दिख रहा है। ओके, और समापन पद तो उसी तरह से था, ClClCl2, और यहाँ पर Br प्लस Br2। अब अंतर इसमें श्रृंखला मंदन पद की वजह से है क्रियाविधि का, तो और इसकी क्वांटम लब्धि 0.01 या 1/100 इसमें इतनी कम क्यों हुई, उसका कारण है कि इसमें जो संचरण पद है, संचरण पद सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्पाद उसी में बन रहा है और उसकी सक्रियण ऊर्जा है काफ़ी अधिक, जबकि H2Cl2 वाली जो अभिक्रिया थी उसमें संचरण पद की सक्रियण ऊर्जा काफ़ी कम थी। यहाँ पर संचरण ऊर्जा ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से अभिक्रिया दर बहुत ही कम हो जाती है, और अभिक्रिया दर कम हो जाएगी तो क्वांटम लब्धि भी काफ़ी कम होगी। यही कारण है कि H2 प्लस Br2 की जो क्वांटम लब्धि है वो 1/100 0.01 के आसपास प्राप्त होती है। तो बेसिक डिफरेंसेस या द ओनली डिफरेंस इज हाई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ chain propagation step in H2Br2 reaction, whereas in H2Cl2 reaction the activation energy of propagation step was very low। तो इस तरह से दो अभिक्रियाओं की मैकेनिज्म हमने आपको बताई, और छोटे छोटे पद और हैं, छोटे छोटे स्टेप हैं इसमें। प्रकाश रासायनिक साम्य, फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम, नाम से ही पता लग रहा है कि कोई इक्विलिब्रियम हो और वो फोटोन की प्रेजेंस में हो, फोटोन की प्रेजेंस में या रेडिएशन की प्रेजेंस में कोई इक्विलिब्रियम साम्यावस्था प्राप्त हो जाए तो उसको प्रकाश रासायनिक साम्य हम कहेंगे। वह अवस्था जिसमें प्रकाश विकिरण के प्रभाव में अभिक्रिया की अग्र व पश्च अभिक्रियाओं की दरें समान हो जाती हैं, प्रकाश रासायनिक साम्य कहलाती है। A stage in which forward and backward rate of reactions are equal under the influence of light, that stage is called photochemical equilibrium। जैसे यहाँ पे मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड के बीच में इक्विलिब्रियम हो गया, और इस तरह से प्रकाश रासायनिक समायोवीकरण भी है, फोटोकेमिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर में बदल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसी प्रकार से एक और टॉपिक है प्रकाश संवेदन, फोटोसेंसिटाइजेशन। तो फोटोसेंसिटाइजेशन तो आपने वहाँ पे भी पढ़ा, जो यूरेनिल ऑक्सीलेटरोमीटर था उसमें यूरेनिल आयन क्या थे, यही थे, फोटोसेंसिटाइजर थे। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसलिए डिटेल में कर लेते हैं इसको। कुछ प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक अणुओं द्वारा प्रकाश का अवशोषण सीधे नहीं होता, तब कुछ बाह्य पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा मिलाई जाती है जो प्रकाश का अवशोषण करके इस अभिक्रिया को प्रेरित कर सकते हैं। इन सम फोटोकेमिकल रिएक्शंस द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट एब्जॉर्ब लाइट रेडिएशंस डायरेक्टली। In that case, some external substances are added. These external substances absorb the radiation and transfer this radiation energy to reactant molecules. और इस बाह्य पदार्थ को ही प्रकाश संवेदक कहते हैं। This external substance is called photosensitizer, तथा यह प्रक्रिया प्रकाश संवेदन कहलाती है। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसेंसिटाइजेशन। प्रकाश संवेदक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। फोटोसेंसिटाइजर डज नॉट टेक पार्ट इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के रूप में प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल प्रकाश संवेदक का कार्य करता है। इन
photosynthesis, chlorophyll acts as photosensitizer. And number 2 example, यूरेनिल ऑक्सलेट एक्टिनोमीटर में यूरेनिल आयन प्रकाश संवेदक का कार्य करते हैं. इन यूरेनिल ऑक्सलेट एक्टिनोमीटर यूरेनिल आयन एक्ट एज फोटोसेंसिटाइजर्स, जिसमें आप देख सकते हो यूरेनिल आयन ने यूरेनिल आयन को एक्साइट किया, यूरेनिल आयन ने अपनी ऊर्जा को ऑक्सैलिक एसिड को दिया, ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि डायरेक्टली ऑक्सैलिक एसिड कोई फोटोन अवशोषित नहीं कर सकता था. अब क्योंकि केमिकल रिएक्शन करानी है ऑक्सैलिक एसिड से, तो इसलिए यूरेनिल आयन को डालना पड़ा. अब उत्तेजित होने के बाद जो ऑक्सैलिक एसिड के अणु उत्तेजित होने के बाद देखिए अब ये डिकम्पोज हो रहा है CO2 वगैरह में, ये डिकम्पोज हो गया. और अब आपके MnO4 से टाइट्रेशन करके इसको कर सकते हैं. इसको इस तरह से हम जेवलॉन्स की आरेख से समझा सकते हैं कि यूरेनिल आयन S0 से S1 में आया, S1 से वो फिर अब यहाँ पे T1 में आ गया, और T1 में ट्रिपलेट स्टेट में आकर के उसने ऑक्सैलिक एसिड को पकड़ा और अपनी ऊर्जा को ऑक्सैलिक एसिड को दे दिया. देखिए ये दे दिया, और खुद यूरेनिल आयन जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ गए, ताकि अब फ्रेश रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में अब वापस जा सकते हैं. इसने अपना काम कर दिया, ऑक्सैलिक एसिड को रेडिएशन एनर्जी दे दी. अब इसके बाद ये अपना एक्साइटेड हो गया और अब डिकम्पोज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. तो बस अब लास्ट में एक छोटा सा अंतर है उत्प्रेरक और प्रकाश संवेदक में, कि कैटलिस्ट और फोटोसेंसिटाइजर में क्या अंतर है. तो यही अंतर है कि कैटलिस्ट जो है अभिक्रिया, धीमी अभिक्रिया को बढ़ाता है, अर्थात उसके बिना भी काम चल जाएगा, अभिक्रिया हो जाएगी, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में भी अभिक्रिया हो जाती है. लेकिन फोटोसेंसिटाइजर की उपस्थिति के बिना फोटोकेमिकल रिएक्शन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती ही नहीं है. यही अंतर है. मतलब ए रिएक्शन कैन टेक प्लेस विदाउट ए कैटलिस्ट, बट it will take a lot of time because the rate of reaction is very low. But a photochemical reaction cannot occur without a photosensitizer. This is the only difference between catalyst and photosensitizer. Okay, thank you very much. ये चैप्टर भी फिनिश होता है आपका 3rd यूनिट.